Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with Himanshu Vats. मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ 2021 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। अभी आप लोगों को पता है कि 6 अगस्त को आपका सीएपीएफ 2023 का एग्जाम था और आप लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे से दिया होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि सर आंसर की बनाओ। तो मैंने पेपर 1 की जो आंसर की है वो ऑलरेडी बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। 10,000 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, अपने स्कोर जो है उसको चेक कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के अंदर यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक जब वो देखने को मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो, अपना स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने स्कोर के बारे में बता सकते हो, ताकि हमें एक आइडिया जो है वो मिल सके कि कितने लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं और उस बेसिस पे हमें कट ऑफ जो है वो भी डिसाइड कर पाए, एक आइडिया लगा पाए कि कट ऑफ कितनी हो सकती है ना। ये तो हुई पेपर 1 की बात। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर पेपर 2 के बारे में बताइए, सर पेपर 2 के टॉपिक्स के बारे में बताइए, और इसके अलावा पेपर 2 के जो ग्रामर के सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड किए। और ये डिमांड इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने 2022 के अंदर भी एक ऐसी वीडियो क्रिएट की थी और उसको 11,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा गया था। तो आज ऐसी ही वीडियो की डिमांड जो है वो आज के टाइम पे भी देखने को मिल रही है कि सर 2023 का पेपर 2 जो है वो भी एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो मैं आज इस वीडियो को जो है क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो आया 2022 का, आपको पता है 2022 का भी कल परसों रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो 2022 जो AIR 1 है राजन लोहिया सर, उनके साथ मैंने वीडियो जो है वो बना दी है और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। उनकी स्ट्रेटजी, उनकी सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। यहाँ आई बटन के अंदर आपको उसका भी लिंक जो है वो वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने जो भी CAPF वाले फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दो, जिन्होंने एग्जाम दिया हो या इन फ्यूचर देने वाले हो उन सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर आपको पता होगा, क्वेश्चन पेपर पेपर 1 का, जिसके अंदर हम सब पेपर 2 का, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 6 ऐसे आते हैं, हमारे 4 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, 6 ऐसे हैं, उनमें से 4 ऐसे लिखने होते हैं। अब ये कुछ टॉपिक्स देखो, टोटल 6 ऐसे हैं, जिसमें से एक है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। दूसरा, इंडिया इज ए इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तीसरा है हमारा इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। देन उसके बाद आपका चौथा है आपका एजुकेशन। पांचवा आपका है ई वेस्ट के बारे में एंड डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रिवॉल्यूशन। एंड छठा हमारा ज्योग्राफिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज द रियल वेल्थ। अब इस 6 टॉपिक्स के बारे में बात करें तो कितने टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर आपको कितने टॉपिक्स के बारे में नॉलेज थी। देखो, मैंने 2023 का एग्जाम दिया तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैंने एक परिश्रम बैच जो है वो शुरू किया था। परिश्रम बैच जो है वो शुरू किया था फॉर CAPF 2023, और उसके अंदर मैंने जो है लास्ट के अंदर 115 टॉपिक्स की एक PDF जो है वो प्रोवाइड करी थी। 115 टॉपिक्स की PDF जो है वो प्रोवाइड करी थी। उस 115 टॉपिक्स के अंदर से आप भी क्यूरियस हो गए कि कितने टॉपिक सर आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो वो इसके अंदर से था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपिक उसके अंदर से आया या मैंने UPSC को प्रेडिक्ट कर दिया, नहीं भाई। बट हाँ, सिंपल सी बात ये है कि ये जो साइबर अटैक वाला टॉपिक है, ये क्या है कि हम सोच सकते हैं कि भाई क्या UPSC पूछ सकता है। अभी क्या है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ। दूसरा आपका मुंबई के अंदर पावर ग्रिड गई। देन उसके बाद आपका जो एम्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ। तो मेरे को कहीं ना कहीं था ये आएगा। तो मैंने एसए के अंदर 2 टॉपिक दिए थे। एक तो मतलब एक एसए में दिया था, एक रिपोर्ट में दिया था। उस 115 टॉपिक्स में से एक टॉपिक था कि साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज नीड टू बी अपग्रेडेड। तो मैंने ये टॉपिक दिया था। और दूसरा एम्स का दिया था कि साइबर अटैक ऑन एम्स सर्वर्स। तो ये मैंने एक तरीके से उस टॉपिक के अंदर कवर किया था। दूसरा, इंडिया एज अ इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी एग्जैक्टली मैंने ये तो कवर नहीं किया था, और इसको साफ साफ मैं बताता हूँ। मैं मतलब ये नहीं बोलूँगा कि 9 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10 हमारे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा होता भी नहीं है और कुछ। और सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि किसी के 10 आउट ऑफ 10 आ गए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने उसके सोल्यूशन दिए। ठीक है, टॉपिक जो बनाने वाला आदमी है वो 150 टॉपिक्स बना करके दे देगा। ऑब्वियस सी बात है, 150 में से 8 या 9 टॉपिक तो रिपीट करेंगे ही करेंगे। बात ये आती है कि क्या आपके स्टूडेंट जो थे उनके पास उसका रेडीमेड सॉल्यूशन था। मेन बात ये आती है। तो जो मैंने वो PDF जिनको प्रोवाइड करी थी, इसमें से लगभग 6 या 7 टॉपिक जो है वो आए हैं और उनके रेडीमेड सॉल्यूशन जो थे वो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल थे और वो बहुत ही आराम से उसको लिख पाए। ठीक है, अब दूसरा, इंडिया एज ए इमर्जिंग लीडर। मैंने एग्जैक्टली ये तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने दिया था सेल्फ रिलायंस के ऊपर कि इंडिया जो है उसको सेल्फ रिलायंस बनाना पड़ेगा, तभी वो इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर एक ग्लोबल पावर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो समवट सिमिलर है, बट कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है, लाइक सेल्फ रिलायंस के बारे में पढ़ा है, आत्मनिर्भरता के बारे में पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इंडिया को एज ए इमर्जिंग लीडर के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें मल्टीपल डायमेंशंस आप कवर करोगे कि भाई
इमर्जिंग लीडर क्यों है, कौन सी इकोनॉमीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज। एंड इसके अलावा आप जो है इसमें मेंशन करोगे बॉडी के अंदर कि भाई डिफेंस सेक्टर में हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कैसे ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रो कर रहे हैं। देन उसके बाद बताओगे इसमें और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने, फिर उसके बाद रिजोल्यूशन कि कैसे उन चैलेंजेस को हम रिजोल्व करेंगे। ठीक है, देन ये टॉपिक जो है इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, ये मेरे टॉपिक्स के अंदर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कुछ आसपास भी नहीं था। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी आसपास नहीं था। बट ये इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात कर रहा है, तो इंडिया के जो लोग हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बताना था। तो इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमारा जो कंट्रीब्यूशन, हमारे जो डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप एक तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। देन उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये मैंने टॉपिक कवर किया था, बट एग्जैक्टली नहीं था। एजुकेशन के ऊपर टॉपिक जो था वो कवर किया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैंने कई सारी पेपर 2 के ऊपर वीडियोज बनाई है, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की, रिपोर्ट्स की, आर्ग्यूमेंट्स की। मैंने उसमें साफ साफ बताया टॉपिक्स रिपीट नहीं होते हैं मेरे भाई, टॉपिक्स रिपीट नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, और ना ही कोई ये बोल सकता है कि मेरे बताए हुए टॉपिक्स आ गए। थीम्स रिपीट होती हैं, समझ रहे हो, थीम्स रिपीट होती है। मैंने आपको बोला था एक आपका टेक्नोलॉजी का आएगा, एक आपका इंटरनल सिक्योरिटी का आएगा, एक आपका एजुकेशन का आएगा, एक आपका वुमेन का आएगा। ठीक है, एक आपका टॉपिक जो है वो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर आएगा, और मैं ये सारे गिनवा दूंगा। देखो ये टेक्नोलॉजी का हो गया, देन उसके बाद ये आपका इंडिया का पॉलिटिक्स वाला हो गया, ये आपका एजुकेशन का हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट का हो गया, देन उसके बाद ये आपका इंडिया की सोसाइटी का हो गया। ठीक है, और सोसाइटी का भी मैंने बोला हुआ है, और देन आगे दिखाऊंगा वुमेन का, मैंने बताया वो रिपोर्ट में आया। ठीक है, तो ये थीम्स हैं बेसिकली 10-12 थीम्स है, और वही थीम्स जो होती है ना वो एग्जाम के अंदर रिपीट होती है। कौन सी 10-12 थीम्स होती है, वही थीम्स जो है वो रिपीट होती है। सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट, डिजास्टर, ठीक है, इकोनॉमी, एजुकेशन, वुमेन, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये चीजें रिपीट होती हैं। तो ये हो गया। देन उसके बाद अगला टॉपिक आपका ई वेस्ट वाला। तो ई वेस्ट वाला टॉपिक जो है ये भी मैंने कवर नहीं कराया था। तो ई वेस्ट के बारे में बताना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई वेस्ट जो है जो हमारे जनरेट होते हैं, देन उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या स्टेप्स हमने लिए उसको रिजोल्व करने के लिए। बिल्कुल सिंपल ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद ज्योग्राफिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर ज्योग्राफी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, और वही इंडिया की रियल वेल्थ है। तो इसके बारे में आप बता सकते थे कि भाई इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इंडिया के अंदर ज्योग्राफी में इतना इतना डिफरेंसेस है, इतने स्टेट्स हैं, अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये सब देखने को मिलता है। देन उसके सामने चैलेंजेस क्या है, उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लिए और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे में से मेरे जो 115 टॉपिक्स थे उनमें से एक, और दूसरा ये, तीसरा मैं कहूँगा ये। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो है कहीं ना कहीं सिमिलर थे, और इसके अलावा ज़्यादा मैच नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा आप प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया तो यूपीएससी आप ही को बुला लेगी। फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, अब ये देखो आर्ग्यूमेंट्स ये दोनों के दोनों रिपीट हुए हैं। जो मैंने 115 टॉपिक्स मैंने बताए थे ना, दोनों के दोनों टॉपिक्स जो है मैंने डिटो उसके अंदर एक्सप्लेन किया था, लगभग मान लो। ठीक है, एक्जैक्टली सेम नहीं, बट हाँ यही टॉपिक्स थे। मैंने बोला था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बैड फॉर दी, मैंने कुछ बताया था, मैंने टॉपिक जो बनाया था वो बनाया था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बैड इन द लॉन्ग रन। तो इस टॉपिक में क्या पूछा गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी। ये पॉजिटिव पूछ रहा, मैं नेगेटिव पूछ रहा था। तो जो मेरे जो टॉपिक का मैंने सॉल्यूशन दिया था उसका जो 4 है इसमें अगेंस्ट में आ जाएगा, और जो अगेंस्ट है वो इसका 4 बन जाएगा। सिंपल इतना है और कुछ नहीं। बाकी मेन फोकस जो है वो आपका फूड सफिशिएंसी जो थे ना उसके ऊपर रखना था। ठीक है, मैंने क्या मल्टीपल डायमेंशंस कवर किए थे कि इसके फायदे होंगे तो इस डायरेक्शन में होंगे, नुकसान होंगे तो इस डायरेक्शन में होंगे, बट यहाँ पे आपको जो मेन फोकस है वो फूड सफिशिएंसी के ऊपर फोकस रखना था, और जीएम क्रॉप्स के फायदे के बारे में बताना था मेनली। मतलब इसको फेवर में करना है तो इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। जब मेरा जो बैड वाला था वो उसका फेवर जो होगा ना वो एक्चुअल में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, देन सिमिलरली दूसरा जो टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट, ये तो मेरी 115 जो टॉपिक्स वाली पीडीएफ है उसका आर्ग्यूमेंट का पहला ही टॉपिक था। मैंने बनाया था कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको नीड टू बी बैंड। मैंने बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, जबकि ये क्या बोल रहा है, कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम्स। तो इन दोनों में क्या हो गया कि फिर वही चीज है कि मैंने जो बनाया था सॉल्यूशन उसका 4 जो है वो इसका अगेंस्ट बन जाएगा, और उसका जो अगेंस्ट है वो इसका 4 बन जाएगा। सिंपल सा इतना सा लॉजिक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये बात है। ये टॉपिक जो है वो भी मैंने कवर किया था। तो 2-3 ऐसे के अंदर से हो गए और 2 आर्ग्यूमेंट के अंदर से हो गए। ठीक है, और ये 5 टॉपिक जो है वो मेरी जो 115 पेज वाली पीडीएफ थी, 115 टॉपिक्स वाली पीडीएफ थी, उसके अंदर से देखने को मिले हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मेरी उसी टॉपिक में से आए हैं या एग्जैक्टली वही आ गया, नहीं। बस मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि जो
जो जो स्टूडेंट्स मेरे को जानते थे, जिन्होंने वो चीज़ ली थी, तो उनके पास उसका रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल था। बात ये है सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ऑल्दो मैंने सोचा था और डालने के बारे में भी सोचा था, काफ़ी टॉपिक्स की जब लिस्ट बनाई थी, बट मैंने इसको रूल आउट कर दिया था कि ये नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, बट ये आ गया, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन द मेजर सिटीज, तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये मेरे नोट्स के अंदर तो नहीं था। तो वाटर टेबल के बारे में बताना, आपको रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, आप जो है एग्जाम्पल वगैरह डेटा वगैरह के थ्रू बताते हुए चलोगे कि किस तरह से वाटर टेबल जो है उसके अंदर एक डिप्लेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, एंड कैसे जो है उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं अभी तक। बस इतना बताना था आपको। बाकी सोर्सेज वगैरह के अंदर आप कोई लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन हो गई या फिर ग्राउंड वाटर कमीशन होती है, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते थे। देन उसके बाद ये जो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, देखो मैंने बोला ना वुमेन की जो थीम्स होती है उसके ऊपर भी टॉपिक आता है, तो आ गया एक। तो ये पूछ रहा है प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, इसके ऊपर मैंने 2 टॉपिक कवर किए थे। एक मैंने एग्जैक्टली स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं कवर किया था, मैं साफ साफ बता देता हूँ, लेकिन मैंने 2 चीज़ें कवर की थी। एक तो ये की थी कि वुमेन जो है, वुमेन के ऊपर मैंने 3 टॉपिक कवर किए थे। सबसे पहला तो ये कि प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया की जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में उसमें वुमेन की बढ़ोतरी हो रही है। एक तो ये मैंने कवर किया था। दूसरा मैंने कवर किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट इज सो फार एन अर्बन फिनोमिना, तो ये मैंने कवर किया था। और तीसरा जो मैंने कवर किया था वो कवर किया था रेसलर्स प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये 3 मैंने कवर किए थे। ऑल्दो ये इंडियन स्पोर्ट्स के साथ उतना मैच नहीं कर रहा, बट स्टिल जो है थीम जो है होती है वो तो सेम है, ठीक है। तो लगभग 5 या 6 टॉपिक आप मान सकते हो कि जो मैंने 115 प्लस टॉपिक्स बनाए थे उसके अंदर से देखने को मिले हैं, ठीक है। और अगर किसी ने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे तो डेफिनेटली उसके पास इतनी नॉलेज होगी कि वो 10 के 10 टॉपिक जो वो आराम से लिख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका प्रीसी वगैरह। प्रीसी आपको पता ही है, प्रीसी जो है उसके अंदर तो कुछ बताने का कुछ होता नहीं, आप लिख सकते हो प्रीसी आराम से, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीसी वाली वीडियो देखी हो, मैंने प्रीसी के ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई प्रीसी जो है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वो अगर आपने देखी है तो ठीक होगा, आपको आता होगा प्रीसी। सिमिलरली मैंने कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो जो थी वो क्रिएट की थी कि भाई आप कॉम्प्रिहेंशन जो कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी और आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा गया हो। अब इस वीडियो के अंदर आगे हम क्या करेंगे कि जो ग्रामर है उसके सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ग्रामर जो उसके क्या सॉल्यूशन है, ताकि आप एक आइडिया लगा सको। बाकी ग्रामर थी कैसी, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ ग्रामर थी बहुत ईजी। जैसे 2022 में आई थी ना ईजी, वैसी 2023 में भी आई है ईजी। और इसके अंदर 20 जिस बच्चे ने, अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो पेपर 2 के अंदर मेरे साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, चाहे वो पेड कोर्सेज के थ्रू हो या फिर वो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, अगर वो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ होगा ना, वो इसमें 20 से 22 नंबर आराम से स्कोर करेगा। कैसे स्कोर करेगा वो सारा बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। सबसे पहला जो YouTube के थ्रू जुड़ा हुआ था, तो मैंने ग्रामर के टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी और उस ग्रामर के टॉपिक्स की लिस्ट में एग्जैक्टली वही टॉपिक्स बताए थे जो इस एग्जाम के अंदर आते हैं, और वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये वॉइस हो गया, ये नरेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली एज सून एज और नो सूनर देन वाला क्वेश्चन भी बोला था, ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका हो गया चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया कंपेरेटिव टू सो डैट टू। देन उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। देन उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा ये आपका है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, और ये आपका है चेंज दी वर्ब, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो थे मैंने बताए थे। बाकी फ्रेजल वर्ब जो थी वो भी बताई थी, 5 की 5 फ्रेजल वर्ब आ गई हैं। और इसके अलावा जो एरर है वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके इनके सॉल्यूशन जो वो आपको प्रोवाइड करूंगा, और कुछ इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो मैंने प्रिपेयर भी कराए थे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। मेरे को तो नाम भी याद आ रहे हैं 1-2, ठीक है, तो वो मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या कह रहा है, यूर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, तो ये चेंज द वॉइस बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल बन जाएगा कि आई एम, ठीक है, ये जो मी है ये बन जाएगा आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, ठीक है। चेंज दी वॉइस है, और ये मैंने अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह में भी कवर किया था, और इसके अलावा जो मेरे ग्रामर के टेस्ट थे उनमें भी कवर किया था, और यूट्यूब पे भी बताया था। देन उसके बाद आपका चेंज दी स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बन जाएगा ही सेड वेयर विल आई बी दिस नेक्स्ट ईयर, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इसका मतलब क्या होगा कि ही सेड डेट नहीं बनेगा, ही सेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड, अब डेट नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वेयर जो है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और वेयर जो है वो अपने आप में जो कंजक्शन जो आता है ना बीच में, डेट आ गया, ठीक है, उसकी जगह ये ऑलरेडी वेयर प्रेजेंट है। वैन भी होता कई बार, तो वो वैन भी चल जाता, ठीक है। तो डेट अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, वेयर, आई का बन जाएगा ही, विल का बन जाएगा वुड। तो ही एक्सक्लेम्ड वेयर ही वुड बी, दिस का बन जाएगा डेट। आपको पता होगा इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स होते हैं, दिस का डेट बन जाएगा, तो ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर ही रह जाएगा, या फिर द कमिंग ईयर भी आप लिख सकते थे, ठीक है, या फिर द फॉलोइंग ईयर जो है वो भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड वेयर ही वुड बी
डेट टाइम, द नेक्स्ट ईयर और द कमिंग ईयर, ठीक है। देन उसके बाद अगला आपका एज सून एज वाला, मैंने ये अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह का किसी ने देखी हो मेरी, तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने इसी तरह के सेंटेंस 8-10 सेंटेंस मैंने प्रिपेयर करवाए थे कि एज सून एज अगर आ जाता है तो आप किस तरह से सॉल्यूशन बनाओगे। तो एज सून एज वालों को आपको कन्वर्ट करना नो सूनर देन के अंदर, और ये देन है ना THEN वाला नहीं है, THAN वाला होता है। इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें ये देखना होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो ये जो शी रीच्ड है ना, ये रीच्ड का हैड रीच्ड बन जाएगा, समझ में आ गया, ये हैड रीच्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी नो सूनर हैड शी रीच्ड हर होम देन द मैसेंजर अराइव्ड, ठीक है। नो सूनर हैड शी रीच्ड हर होम देन द मैसेंजर अराइव्ड, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टैग है, इसकी भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस जो थी वो कराई थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, अब जब यहाँ पे ही है और ये वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन टैग आएगा वो बनेगा नेगेटिव। ये जो स्टूडेंट जुड़े होंगे या किसी ने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा उनको पता होगा कि किस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ही वॉक्स इन एन ऑकवर्ड फैशन, ही के साथ आता डज, ठीक है, तो डज नॉट ही, डजंट ही या डजंट ही बोल लो, डज नॉट ही बोल लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। देन उसके बाद आपका आएगा प्रीपोजिशन, इसमें क्या बोल रहा है, माई सन ऑलवेज कन्फाइड्स मी, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डालनी है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कई बार आपको लगेगा कि विद आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन विद नहीं आएगा यहाँ पे। ऑल्दो मेरे को भी लगता, मैं अभी तो देखो मेरा भी गलत हो सकता था, मैं अगर एग्जाम में बैठा होता डेफिनेटली मैं इसको गलत करता, मैं इसके अंदर विद लिखता, लेकिन ठीक है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो इसका जब मैंने आंसर इसके बारे में सर्च किया तो मेरे को पता चला कि कन्फाइड्स के साथ ना ऑलवेज इन आता है, क्योंकि कन्फाइड्स इन ये अपने आप में ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। क्या है, कन्फाइड्स इन, जो ये है ना कन्फाइड्स इन, ये अपने आप में ही क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो कन्फाइड्स के साथ इन ही आएगा। मैं अगर एग्जाम में बैठा होता मैं इसको विद लगाता और शायद मेरा वो गलत होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 25 तो नहीं बट 20 से 22 नंबर लाए जा सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगला सेंटेंस, ये भी मैंने डेफिनेटली अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े होंगे या मुझसे जुड़े होंगे उनको पता होगा, डेफिनेटली ये मैंने कराया था, ठीक है। ही विजिट्स मी रेयरली, इसको क्या करना है आपको, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मेरे को तो अभी याद भी आ रहा है, मैंने एक सेंटेंस कराया था अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, आई लव माई कंट्री, ठीक है, तो इसका नेगेटिव कन्वर्ट करना था, तो मैंने सॉल्यूशन दिया था आई नेवर हेट माई कंट्री। तो इसी तरह ये है, ही विजिट्स मी रेयरली, तो दूसरा बन जाएगा ही डज नॉट विजिट। अब ये जो डज नॉट है ना, इसके साथ विजिट्स नहीं आएगा, विजिट आएगा, ठीक है। ही डज नॉट विजिट मी वेरी ऑफन, ठीक है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ और नेगेटिव भी बन गया, यानी कि वो ये क्या कह रहा है, ही विजिट्स मी रेयरली, यानी कि वो रेयरली मुझे विजिट करता है, और इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफन जो है वो विजिट नहीं करता है, ठीक है। तो वो सेम ही बात हो गई एक तरीके से, और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद सो डेट जो है ना, सो डेट, इसको टू में कन्वर्ट करना, ये भी मैंने टॉपिक जो है वो कराया, और इसके भी 8-10 सेंटेंस जो थे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराए थे। तो ही सो क्लेवर डेट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, ठीक है। ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड। सिमिलरली मैंने कई बार कराया कि दिस एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट डेट आई कुड नॉट क्लियर, तो ऐसा ही मैंने इसका सॉल्यूशन दिया था, द एग्जाम वाज सो डिफिकल्ट डेट आई कुड नॉट क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था कि द एग्जाम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लियर, ठीक है, इस तरीके से। तो ही इज टू क्लेवर टू बी ट्रस्टेड, तो इस तरीके का इसका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा सॉल्यूशन। देन उसके बाद आएगा नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स मी। अब अगर कोई स्टूडेंट जो था, जो भी जिसने अगर कोई समीक्षा टेस्ट सीरीज वगैरह देखी हो मेरी, तो उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके का सेंटेंस कराया था। मैंने कराया था आई हैव 2 कार्स बट नीदर ऑफ देम इज इन द वर्किंग कंडीशन, ठीक है। नीदर ऑफ देम इज, तो उसी तरीके से हो गया नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स। क्यों? क्योंकि जो प्लान्स है ना, प्लान्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्लान्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब नीदर आ गया इसका मतलब ये किसी एक प्लान की बात कर रहा है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे प्लान्स हैं बट कोई सा भी उसको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम, ठीक है। ये प्लान्स के हिसाब से सूट मत कर देना, सूट्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लान्स बहुत सारे बट उसको कोई सा भी सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक की बात हो रही है यहाँ पे। देन उसके बाद अगला जो सेंटेंस है, ये भी मैंने अपना जो समीक्षा टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर कवर कराया था, ठीक है। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में, इवन मैंने जो 2 ग्रामर के टेस्ट लिए थे, 50-50 मार्क्स के सुपर टेस्ट लिए थे, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है मैंने ये कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, ये सब कवर कराया था। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने सेंटेंस भी दिया था, विराट कोहली इज नॉट या विराट कोहली इज मोर इंटेलिजेंट
देन हिज ब्रदर। तो इसका मैंने कुछ कन्वर्जन कराया था। या विराट कोहली इज मोर या विराट कोहली इज अ बेटर बैट्समैन देन एनी अदर बैट्समैन ऑफ द टीम। तो उसका मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया था कि विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम। तो उसी तरीके से ये है द तानिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, तो तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। ठीक है, तानिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। देन उसके बाद आपका डीप स्नो ले। तो डीप स्नो की बात हो रही है, और डीप स्नो जो है वो एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये डीप स्नो है, स्नो लेकिन कोई एक वो नहीं है, सिंगुलर नहीं है, स्नो क्या है, प्लूरल है। तो उस सिचुएशन में आपका ठीक है, तो आपका ले आ जाएगा। और वैसे तो सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं हो रही यहाँ, या प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है, बट डीप स्नो ले मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, और ये पास्ट सेंटेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो डीप स्नो ले आना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो इसको बेसिकली मेरे हिसाब से तो ले आएगा, बाकी इसमें 100% श्योर मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस मान लो, एक तो ये वाला मान लो और एक जो है वो ये वाला मान लो। ठीक है, आपका इन वाला। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो सकते थे जो मैं गलत कर सकता था, या आपने भी शायद हो सकता गलत किया हूँ। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में ये जो फ्रेजल वर्ब है, इनमें से कैरी आउट और टेक आफ्टर, ये दोनों मैंने जो है वो कवर कराए थे। गिव इन की जगह मैंने गिव अप कवर कराया था, ये लुक डाउन अपॉन मैंने नहीं कराया था, और ना ही हेल्ड अप कराया था। ठीक है, बट इनका मीनिंग जो मैं आपको बता देता हूँ। हेल्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना। ठीक है, यानी कि द ट्रैफिक जैम जो था वो, द ट्रैफिक जैम हेल्ड अप माई जर्नी टू द एयरपोर्ट। ठीक है, ये इसका सेंटेंस हो गया, द ट्रैफिक जैम हेल्ड अप माई जर्नी टू द एयरपोर्ट। हेल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, टू डिले समथिंग। ठीक है, कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना या कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करना। तो द टीम वाज असाइंड टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी को रिजेंबल करना। ठीक है, यानी कि किसी के जैसा दिखना, या कोई किसी दूसरे की क्वालिटीज वो आपके अंदर भी दिखती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं टेक आफ्टर। ठीक है, और ये टेक आफ्टर पहले प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है और मैंने भी कवर कराया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू रिजेंबल समवन। तो इसका हो गया चिल्ड्रन जनरली टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन देयर बिहेवियर, यानी कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल करते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद आपका अगला सेंटेंस हो गया लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी की तरफ देखना। ठीक है, एज इन्फीरियर के रूप में, यानी कि किसी और को इन्फीरियर के रूप में कंसिडर करना। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया, इट इज़ नॉट राइट टू लुक डाउन अपॉन पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी कि जो दूसरे बैकग्राउंड से पीपल आते हैं उनको हमें अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, उनको हमें इन्फीरियर तरीके से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, गिव इन का मतलब होता है अपनी डिफीट, या फिर उसको मतलब अपनी जो हार है उसको एक्सेप्ट कर लेना, या फिर सरेंडर कर देना। ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, मैंने सेंटेंस बनाया, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट आई हैव टू गिव इन एंड हैव टू कॉम्प्रोमाइज। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर जैसे ये वर्ड्स हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर नहीं भरने होते। मैंने पहले भी बताया था, और किसी ने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो पता होगा उसको, मैंने पहले भी बताया फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर नहीं भरना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा बोल रहा है उसको दोबारा री राइट करना है आपको। ठीक है, री राइट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन पढ़ो, मैंने ये भी आपको अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि डू नॉट चेंज द फॉर्म लिखा होगा, डू नॉट चेंज द फॉर्म, इसका मतलब क्या है, कैरी आउट लिखा है तो कैरीड आउट नहीं बना सकते। अगर टेक आफ्टर लिखा है तो टेक्स आफ्टर नहीं बना सकते। ठीक है, गिव इन लिखा है तो गिव्ड इन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर ये गलती करिए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद आते हैं एरर के ऊपर। ठीक है, ये 5 बहुत सिंपल एरर आए हैं। जिस तरह से मैंने नीदर का बताया था उसी तरह से मैंने एवरीवन का भी बताया था। मैंने ये जो एरर वाला क्वेश्चन है ये भी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर कवर कराया था, जिसके अंदर मैंने ईदर वाला कवर कराया था, एवरीवन वाला भी कवर कराया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी एवरीवन आ जाता है मतलब ये किसी एक की बात कर रहा है। एवरीवन एक्सेप्ट दी 5 बॉयज, एवरीवन एक्सेप्ट दी 5 बॉयज, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़ रीच्ड द डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि ये जो हैव है, एवरीवन है, नीदर है, ईदर है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा एरर हो गया अनलेस ही डज नॉट रिटर्न, यहीं पे ये एरर है। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में ये एक नेगेटिव वर्ड है और उसके साथ डज नॉट रिटर्न नहीं आएगा, इसके साथ आएगा अनलेस ही रिटर्न। ठीक है, अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, अनलेस, अब जैसे यहाँ हो गया ना ही डज नॉट रिटर्न, तो डज नॉट हट जाएगा और जो एस या ई एस है वो रिटर्न्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अनलेस ही रिटर्न्स द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अनलेस ही रिटर्न्स, डज नॉट जब वो नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस और डज नॉट दो नेगेटिव हो गए एक साथ और वो नहीं आएंगे। ठीक है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। देन उसके बाद है दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। अब देखो, एक होता है प्रेजेंट पास्ट, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट पास्ट कह रहा हूँ, एक होता है पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट होते काफ़ी पुरानी जो बात होती है ना उसके बारे में बात करते हैं, बट ये जो है ना ये क्या है, रीसेंट पास्ट है। ये क्या बोल रहा है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट जो होती है वो अपनी रीसेंट पास्ट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाँ येस्टरडे की बात कर रहा नहीं, ये हमारे रीसेंट पास्ट जो है उसकी बात कर रहा है। तो रीसेंट पास्ट जो होगा उसके अंदर आपका जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जो आपका हैव है वो नहीं आएगा, ठीक है। जो इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ वैसे तो, ठीक है, इसका तीसरा नंबर काउंट कर लो कि मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे, तो दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे आएगा, ये हैव जो है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीसेंट पास्ट की बात हो रही है, और हैव अराइव्ड जो होता है ना वो जनरली तब आता है जब हम काफ़ी पुरानी बात जो है वो कर रहे हो, ठीक है। तो दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला सेंटेंस है वो है योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर। देखो जैसे मैंने बताया था आपको कन्फाइड्स का, उसी तरीके से कन्फाइड्स के साथ जैसे इन आता है उसी तरह से रिप्लीट जो वर्ड है ना इसके साथ ऑलवेज विद आता है, ठीक है। क्या आता है? विद आता है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में ना पता हो, तो ठीक है इसको एक तरीके से नेगेटिव मान करके चल सकते हैं, 4 नंबर आप नेगेटिव में मान के चलो, ठीक है। और रिप्लीट क्या आएगा? विद एरर्स आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? विद एरर्स। देन उसके बाद द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम येस्टरडे। फ्रॉम येस्टरडे नहीं होता, सिंस येस्टरडे होता है। आपको पता है ना जब भी टाइम वगैरह के बारे में बात कर रही हो तो क्या होता है? सिंस आता है, ठीक है। सिंस लाइक आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो सिंस येस्टरडे आएगा, ना कि फ्रॉम येस्टरडे आएगा, ठीक है। तो ये थे सारे ग्रामर के सॉल्यूशंस। और इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 4 नंबर के ग्रामर थी जो कि एक तरीके से मेरे को नहीं आती थी या मेरे से गलत हो सकती थी। तो फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि 20 से लेकर के 22 नंबर इस ग्रामर के अंदर स्कोर किए जा सकते थे। काफ़ी ईजी पेपर 2 था ये, ठीक है। पिछले 2022 का भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा था, ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, उसी तरीके से ये भी जो है काफ़ी ईजी है। और जो पेपर 2 के जो ये ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थे। लगभग सबके जो जितनी भी कोचिंग्स है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जो भी सीएपीएफ के अंदर काम कर रहे हैं उन सब के द्वारा जो है ये जो लगभग ये सारे टॉपिक्स है ना ये सब के सब टॉपिक्स लगभग उनके द्वारा बताए गए थे। बस बात वही होती है सॉल्यूशंस थे कि नहीं थे किसी बच्चे के पास। जिसके पास सॉल्यूशंस होंगे उसके पास नॉलेज होगी, कंटेंट होगा, डेटा होगा और उसने अच्छे तरीके से अपना पेपर जो है वो कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। ग्रामर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है किसी भी ग्रामर के सॉल्यूशन के अंदर तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके मुझे बता सकता है कि सर ये डाउट जो है मुझे लग रहा है। और आपका अगर कोई और आंसर जो आपने लिखा है तो वो भी आप बता सकते हो, मैं बता दूंगा कि ये ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये थी पूरी सॉल्यूशंस ग्रामर के सीएपीएफ 2023 के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी पेपर 1 के आंसर की वीडियो को जरूर देखना। और एक राजन सर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है 2022 के, उनके साथ मैं वीडियो बना चुका हूं तो वो वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।